हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट में अगला टॉपिक कल्चरल कंट्रोल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ के बारे में कवर किया हूँ। तो जो भी व्यूवर्स हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर कल्चरल कंट्रोल या परंपरागत या कर्षण नियंत्रण। ये आपका जो कर्षण कंट्रोल होता है, इसमें जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो आपके फसल उत्पादन की तकनीकें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसमें हेर फेर किया जाता है या फिर उसमें समायोजन किया जाता है जिसके द्वारा आपके फसलों में जो रोग लगते हैं उसको कम किया जा सके या उसके प्रभाव को हम कम कर सकें या रोक सकें। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, जो भी आपके परपोषी पौधे होते हैं उसकी वर्धन अवस्थाओं में सुधार करना होता है जिससे कि वह रोगजनक अर्थात जो आपके पैथोजेंस हैं एवं इसके जीवन चक्र या जो आपके रोगजनक हैं उसके जीवन चक्र के या फिर आपके जो डिजीज़ साइकिल, जब आपका पैथोजन जीवन चक्र कंप्लीट करता तो उसी दौरान पौधे में रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसके प्रतिकूल हो जाता है, अर्थात वहाँ पर आपका रोग का जो प्रकोप है वो आपका कम हो जाता है या रुक जाता है। तो ऐसी कंडीशंस या जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। अब जो आपके कर्षण प्रक्रियाएं हैं ये रोगजनक के परिवर्जन या परिहार या एवॉइडेंस, इसका मतलब होता है कोई भी आपका जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट को परपोषी के संपर्क में आने से बचाना। जो आपका परिवर्जन का मतलब या एवॉइडेंस का मतलब है कि जो भी आपका होस्ट प्लांट है उसको पैथोजन के संपर्क में आने से बचाया जाए, या फिर आपका रोगजनक का उन्मूलन या इरेडिकेशन। इसका मतलब है अगर किसी भी क्षेत्र में आपका रोगजनक के फसल पर स्थापित होने के बाद अगर उसका हम विलोपन कर दें या एलिमिनेशन कर दें, उसके लिए जो आपकी प्रक्रियाएं की जाती हैं वो आपका इरेडिकेशन या उन्मूलन कहलाता है। तो इसमें दो आपके जो कर्षण प्रक्रियाएं हैं दो प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो प्रकार के सिद्धांत सम्मिलित हैं, एक है आपका परिवर्जन या परिहार या एवॉइडेंस, एक है आपका रोगजनक का उन्मूलन या इरेडिकेशन। अब ये आपके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं ये तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। एक है आपका रोग मुक्त प्रवर्धन करें या प्रचारण सामग्री का उत्पादन तथा प्रयोग करें, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ डिजीज फ्री प्रोपोगेटिंग मटेरियल, रोग आपतन न्यूनतम करने के लिए सस्य कर्म का समायोजन अथवा प्रबंध, एडजस्टमेंट ऑफ क्रॉप कल्चर टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। अगला तीसरा क्या कर सकते हैं, फील्ड खेत या क्षेत्र तथा पादप स्वच्छता या सफाई, फील्ड एंड प्लांट सैनिटेशन। तो ये तीन विधियों के द्वारा हम कल्चरल कंट्रोल को कर सकते हैं। तो इसमें पहला आपका है रोग मुक्त प्रवर्धन या प्रचारण सामग्री का उत्पादन तथा प्रयोग, अर्थात जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं आपने सीड का या जो भी आपके डिजीज़ फ्री प्रोपोगेटिंग मटेरियल है, जैसे आपका कंद है, प्रकंद है, कंद को आप ट्यूबर बोलते हैं, प्रकंद है आपका जिसको हम राइजोम के नाम से जानते हैं, इसके अलावा आपका घनकंद है कॉर्म, या फिर आपका सलकंद है इसको हम बल्ब बोलते हैं, आपकी कटिंग्स हो सकती हैं या आपके रूट स्टॉक हो सकते हैं, उसके द्वारा रोग को रोकना होता है। तो इसमें पहला क्या है आपका, जो भी बीज उत्पादन के लिए शुष्क जलवायु ड्राई क्लाइमेट फॉर सीड प्रोडक्शन, अर्थात जहाँ पर भी आप सीड को उगा रहे हैं तो उसके लिए वहाँ की जलवायु शुष्क होनी चाहिए। अगर वहाँ पर शुष्क जलवायु नहीं होती है तो वहाँ पर जो आपके सॉइल बाउंड डिजीज़ हैं वो अधिक आपके आर्द्र जलवायु होने पर फैलते हैं, जैसे आपके एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन या इसको हम सेम का श्याम व्रण या एंथ्रेक्नोज के नाम से जानते हैं, जो कि आपका कोलेट्रोटाइकम लिंडेमुथियनम के द्वारा फैलता है। अगला है आपका कुकुरबिट एंथ्रेक्नोज जो कि आपका कोलेट्रोटाइकम लेगेनेरियम के द्वारा फैलता है। अगला है आपका एस्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ पी, एस्कोकाइटा स्पीसीज के द्वारा फैलता है, या ब्लैक राट ऑफ कैबेज जो कि आपका जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवर कंपेस्ट्रिस के द्वारा फैलता है। तो इस प्रकार के रोग आपके बहुत अधिक मात्रा में शुष्क
जब आपकी जलवायु आर्द्र होती है तो उस कंडीशन में फैल जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हमेशा जब भी बीज का उत्पादन करें तो वहाँ की जलवायु आपकी शुष्क हो। अगला क्या कर सकते हैं, जो आपके बीज भूखंडों के लिए पार्थक्य दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सीड प्लॉट्स, अर्थात जहाँ पर भी हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं, जो आपके सीड प्लॉट हैं, वहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस या पार्थक्य दूरी नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में आपके अगर एक फील्ड में रोग लगा हुआ है, अगर वही फील्ड एकदम पास में है, तो इसके जो पैथोजन्स होंगे वो आपके दूसरी फील्ड में आसानी से पहुंच जाएंगे। अर्थात ये फील्ड तो आपकी प्रभावित होती है, इसके अलावा दूसरी फील्ड भी आपकी प्रभावित हो जाती है। या फिर अगर मान लीजिए कोई भी आपका रोग ग्रसित प्लाट लगा हुआ है और उसी के बगल में आप वहाँ पर अपने सीड प्लॉट कर रहे हैं, जो आपका सीड प्लॉट है वहाँ पर नर्सरी वगैरह कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर रोग का प्रकोप हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो भी आपके सीड प्लॉट हैं वहाँ पर एक आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है, या उसी की दूरी पर हम जो भी सीड प्लॉट्स बनाते हैं वहाँ पर ये दूरी मेंटेन रखें, जिसके कारण वहाँ पर आपका रोग ना फैले। अगला है बीज भूखंडों का निरीक्षण या इंस्पेक्शन ऑफ सीड प्लॉट। अब जहाँ पर भी आप बीज वाले भूखंड हैं, जहाँ पर भी आप बीज का उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ पर समय समय पर जो बीज के भूखंड हैं, सीड प्लॉट्स हैं, उनका इंस्पेक्शन या निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर वहाँ पर निरीक्षण के दौरान कोई भी प्लाट में आपका रोगी प्लांट दिखता है तो उसको वहाँ से तुरंत उखाड़कर बाहर फील्ड से कर दिया जाता है, या फिर उसको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे आपके फील्ड में अनेक रोग जो आपके दूसरे प्लांट्स हैं वहाँ पर उन पर रोग का प्रसार ना हो सके। इसके बाद अगला क्या है, बीज की सफाई या क्लीनिंग ऑफ सीड। अब यहाँ पर जो भी आपके बीज की सफाई की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप फसलों को हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके रोग जनक के जो आपके स्क्लेरोसियम हो सकते हैं, या फिर आपके उसके निषिक्त तांडो हो सकते हैं, या जिसको हम ओ स्पोर के नाम से जानते हैं, या आपके नेमेटोड हो सकते हैं, नेमेटोड के जो सिट्स हो सकती हैं, पुट्टियाँ जिसको बोलते हैं, या उसके लार्वा इग हो सकते हैं। तो जो कि आपके बीज के साथ ये स्टोरेज में रखे जा सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पर आपके जब आप अगली फसल बुआई के लिए करते हैं तो उसके साथ ही ये पैथोजन के रूप में आपके फील्ड में बीजों के माध्यम से पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो इसमें सामान्य उदाहरण आपके हैं, जैसे बाजरे का अर्गट एवं कंड रोग है, क्रूसीफर का श्वेत फफूला है, जिसको हम व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के नाम से जानते हैं, ये सब आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा भी आपके चुकंदर का जो सिस्ट नेमेटोड होता है, या फिर आपका गेहूं का सेहूं रोग है, तो इन सब में आपके इस प्रकार के पैथोजन बीज के साथ पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी आपके गर्म वात द्वारा इसको उपचारित किया जाता है, या फिर 20% जो आपका साधारण नमक होता है उसमें बीजों को डुबो दिया जाता है और फिर बाद में उससे निकाल दिया जाता है। अगर उस पर कोई भी पैथोजन्स वगैरह होते हैं सब आपके ऊपर आ जाते हैं और उसको पानी को बाहर निकाल दिया जाता है और बीजों को फिर हल्का सुखवा के स्टोरेज में रख दिया जाता है। इस प्रकार से बीजों की सफाई भी कर ली जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा बीजों का सुखाना या जरण, ड्राइंग और एजिंग ऑफ सीड। इसमें क्या होता है, जो आपके कुछ पैथोजन्स होते हैं वो जब बीज को हम सुखाते हैं तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, अर्थात वो पैथोजन आपके मर जाते हैं। ये भी एक कंडीशंस हो सकती है कि वहाँ पर जो भी पैथोजन आपके बीज के ऊपर पाए जाते थे वो जब बीज को हम सुखाते तो वो आपके मर गए। या फिर अगर हम जैसे इसमें आपका क्या है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, अगर मक्का के जो मृद रोमिलास्ता है जो कि आपका प्रेनोस्क्लेरोस्पोरा सैकेराई से लगता है, ये पैथोजन आपके कवक जो बीज होते हैं उसके ऊपर इसका कवक जाल उपस्थित होता है। अगर हम बीज को भंडारण करने से पहले पूर्णतया सुखा लें तो उस कंडीशन में ये रोग आपका नहीं होता, अर्थात वहाँ पर जब पैथोजन्स होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है आपका। इसके बाद जो आपका बीज होता है
उसमें एजिंग क्या है, एजिंग ऑफ सीड या जड़, इसमें जो आपके कुछ बीज होते हैं उनकी जीवन क्षमता उनमें उपस्थित जो रोगजनक होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक दीर्घकालिक होती है। अर्थात हम अगर बीजों को लंबे समय तक भंडारित कर दें तो उस कंडीशन में जो आपके बीज में रोगजनक पाए जाते हैं वो आपके निष्प्रभावी हो जाते हैं, वहाँ पर वो रोगजनक पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके जो बीज की अंकुरण क्षमता है वो आपकी पूर्णतया उसमें बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम बीजों को एक लंबे समय तक अगर हम भंडारित कर देते हैं 2-3 साल तक, तो आपके जो बीज में पैथोजन्स पाए जाते हैं वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात वो आपके नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम आपका जो कुकुरबिट्स में जैसे आपका फ्यूजेरियम अगर वहाँ पर काज करता है विल्ट वगैरह, तो उस कंडीशन में अगर हम बीजों को थोड़े समय के लिए 2 वर्षों के लिए अगर हम वहाँ पर भंडारित कर देते तो उस कंडीशन में जो आपका फ्यूजेरियम सोलेनाई फार्मा स्पेशलिस्ट कुकुरबिटी के द्वारा लगने वाला रोग है वो आपका वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो पैथोजन्स आपका है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात वो जो पैथोजन वो पूरी तरीके से वहाँ पर स्वतः ही मर जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर आपका जैसे एंथ्रेक्नोज आप कॉटन लगता है या कपास का एंथ्रेक्नोज, इसके लिए भी इसी प्रकार का प्रयोग किया गया, जिसमें पाया गया कि अगर हम 2 साल तक जो बीज हैं कपास के उनको रख देते हैं तो आपके बीजों की अंकुरण क्षमता बनी रहती है, जबकि जो पैथोजन्स होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भोजन वगैरह मिलता नहीं और इस कारण से वहाँ पर वो पैथोजन दूसरे साल तक धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। या फिर आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन में भी इसी प्रकार के प्रयोग देखे गए और उसको 1 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए जब रखा गया तो आपके ये पैथोजन धीरे धीरे करके 2-3 साल बाद मर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एजिंग या जर्नल कहलाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रोपड़ी क्यारी का स्थान या तथा उपचार, साइड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नर्सरी बेड, जहाँ पर हम नर्सरी लगाते हैं उसको हम सही से ट्रीट कर देते हैं, अर्थात वहाँ पर हम उस नर्सरी को उपचारित कर देते हैं, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो आपके रोगग्रस्त अगर वहाँ पर नर्सरी होती तो उसके द्वारा जो पौध वगैरह होती, सीडलिंग होती या आपके कलम वगैरह होती, कटिंग होती, तो उसके द्वारा भी आपके रोग एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर या एक खेत से दूसरे खेत या एक नए क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में आपके जाते हैं। तो ये भी हम अगर नर्सरी जो बेड है उसको हम सही से उपचारित कर दें तो वहाँ पर भी उसमें जो पैथोजन्स होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो आपका बीज है वो पूर्णतया आपको स्वच्छ प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हमारा बीजों का ऊष्मीय या तापीय उपचार तथा रासायनिक उपचार, थर्मल एंड केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीड। इसमें जो आपका स्वस्थ बीज होता है उसको भंडारण से पहले ही ऊष्मीय उपचार के द्वारा या तापीय उपचार, इसको हम थर्मल ट्रीटमेंट कहते हैं, इसके द्वारा बीजों को उपचारित किया जाता है। या फिर उसमें हम रसायन केमिकल का छिड़काव कर दें जिसके द्वारा आपका बीज पूरी तरीके से रोगजनक से मुक्त हो जाए, अर्थात वहाँ पर कोई भी पैथोजन ना पाया जाए, और उसको फिर भंडारित कर दिया जाता है, जिससे हम बीज को अगर उगाते हैं बाद में फिर अगली फसल में उसको बोते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर रोगजनक की उपस्थिति ना होने से आपके जो सीड हैं वो जर्मिनेट होते हैं और फसल में रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अगला है फसल की कटाई के समय का समायोजन या प्रबंध, एडजस्टमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ द क्रॉप, अर्थात जब भी हम फसल की कटाई करते हैं तो उसका प्रभाव भी बीज की शुद्धता पर या स्वच्छता पर पड़ता है, क्योंकि जब हम शीतोष्ण क्षेत्रों में जब आपके जो ठंडी वाले क्षेत्र हैं अगर वहाँ पर हम थोड़ा लेट से कटाई हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो पैथोजन्स होते हैं उनका वो आपके ज़्यादा संदूषित कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उनको समय भी मिल जाता है, जिसके कारण वो पूर्णतया फसलों पर फैल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर आपके रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके जो लेड ब्लाइट आप उसमें लगता है पोटैटो में, जिसके कारण भी आपके कंद वगैरह संदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण अगर हम अगली फसल में इसको बुआई करते हैं उन कंदों की तो वहाँ पर पैथोजन उसके जो
यहाँ पर जो बट टाइप आँखें टाइप की होती हैं आइज़, वहाँ पर पैथोजन्स आपके छुपे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेट कटाई कर रहे हैं तो पैथोजन आपका पूरी तरीके से फिर कंधों पर पहुँच जाता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको समय से कटाई करनी होगी, अर्थात उसका सही से एडजस्टमेंट भी करना होगा, जिसके कारण हम फसल जो भी बीज हैं फसल के कटाई के समय वो रोग मुक्त प्राप्त हो सकें। तो आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर आपका काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अगले वीडियो में हम कल अन्य जो आपके 2 पॉइंट हैं उनको कवर करेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।